बीच में इस कार्यक्रम में जैसा मुझे बताया गया शुरू से हमारे वासन मोंडा पाटिल जी जो अदनान जी हैं उन्होंने इसको लीड किया और लगातार इतनी बड़ी संख्या में आपके साथ हमारे केंद्र सरकार की मंत्री श्रीमती शोभा करांदे जी भी बैठी रहीं। तो स्वाभाविक है कि मेरी कितनी भी व्यस्तता थी, मुझे कल गुवाहाटी असम की राजधानी में 10 बजे पहुंचना था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि किसी न किसी परिस्थितियों में जहां पे हजारों किसान अपनी बात जेपीसी के सामने कहना चाहते हो, तो अगर पूरी जेपीसी नहीं जा सकती है तो जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जा करके उन किसानों की बात को सुने। ऐसा मैंने तय किया। जो तेजस्वी सूर्या जी ने इस पूरे कर्नाटक में जब से ये फार्मर्स का एजिटेशन कि उनकी ज़मीनों पे वक्त का क्लेम या जिस तरीके से इसको लेकर के लोगों में अनरेस्ट है, असंतोष है, इन्होंने हमारा जेपीसी के मेंबर होने के नाते, और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी है वो किस लिए बनी है। एक वक्त पे अमेंडमेंट बिल आ रहा था 2024 का, जिसको संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने भारत की पार्लियामेंट में 8 तारीख को प्रस्तुत किया लोकसभा के सत्र में। उन्होंने स्वयं कहा कि ये कानून हम पास कर सकते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन इस कानून को पास करने के लिए हम चाहते हैं कि ये कानून सीधे सदन से पास हो। उसके पहले उन्होंने स्पीकर साहब श्री ओम बिरला जी से दरखास्त किया, विनती किया, रिक्वेस्ट किया कि आप एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें और उसमें सभी पार्टी के दल के मेंबर हो जाएं और वो पूरी कमेटी पूरे भारत का दौरा कर ले, तमाम स्टेक होल्डर्स हितधारकों से बातचीत कर ले, जिससे कि अब जो एक वक्त अमेंडमेंट बिल या वक्त पे कानून आए वो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट कानून आए, एक ऐसा मुकम्मल कंप्रहेंसिव कानून आए कि आज जो देश में या कर्नाटक में जगह जगह लोगों में का सुरक्षा है कि हमारी बरसों से 50 वर्ष से 100 वर्ष से मेरी जमीन, इसको वक्फ की जमीन कह दिया, तो इन सारी चीजों की समाप्ति हो जाए, इसलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। और ऐसा नहीं है, उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन के बाद हम लोग बेंगलुरु आ चुके हैं। वहां पे हम काफी डेलीगेशन से मिले, वक्फ बोर्ड से मिले, माइनॉरिटी कमीशन से मिले, स्टेट गवर्नमेंट से मिले और तमाम डेलीगेशन से मिले। लेकिन शायद जैसा अभी हमारे और लोगों ने भी कहा जो यहाँ मौजूद हैं कि हमें, और हमारे कुछ वक्ताओं ने भी कहा कि हमें अब नॉर्थ में भी जाना है दौरे पे कल से गुवाहाटी, लेकिन हमारे यहाँ सहयोगी यहाँ के सांसद रमेश सिंघल जी हैं, हमारे एमएलए बैठे हुए श्री हरीश पाटिल जी, श्री सिद्धू सरबोधी जी, महेश जी जो अभी हमारे साथ, यकीन करिए जैसे बीजापुर में है उसी तरीके से हुपली में भी जिस तरीके से बड़ी संख्या में, हमसे तेजस्वी सूर्या जी ने कहा था 15 डेलीगेशन मिलेंगे, 70 से ऊपर डेलीगेशन आए और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, आने में भी देर हुआ, हम उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन जब शोभा बहन ने कहा कि आपको आना है, तो मैंने कहा कि मैं तो दिल्ली से तेजस्वी सूर्या जी, महेश जी और प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि वहाँ पे किसान एजिटेटेड है, सारे लोग परेशान हैं,
तो आप चले जाइए। और मैं आया तो जब बहन ने कहा मैं यहाँ हूँ, यहाँ भी दिक्कत है, बीजापुर में भी, और जैसा इन्होंने कहा कि मैं धरने पे हूँ, तो हमने कहा आपको क्या जरूरत है। तो इन्होंने जैसे खुद कहा कि जब किसान जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है तो मुझे भी रुकना था, मुझे भी धरने में बैठना था। तेजस्वी जी से मैंने कहा कि अगर मैं कल मुझे हर हाल में गुवाहाटी पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा। फिर ये हुआ कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में चॉपर नहीं मिला, हेलीकॉप्टर नहीं मिला, तब भी मैंने तेजस्वी जी से कहा कि हम हुबली से चलेंगे, बीजापुर चलेंगे। मैंने पूछा बीजापुर से बेंगलोर कितना है, इन्होंने कहा 7 घंटे का रास्ता है। तो मैंने कहा 7 घंटे फिर हम बाई रोड चल के रात को 1 बजे बेंगलोर से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाएंगे, लेकिन बीजापुर जरूर जाएंगे हम किसानों से मिलने के लिए। तब हमारे एक स्वामी जी कहते बुजुर्ग हो गए। 7 घंटे में चलने के लिए तैयार था और मैंने तय कर लिया था, ऐसे बहन से कह रहा था, लेकिन जब यहाँ बैठ गई थी, हमारे तमाम एमएलए, हमारे एमपी सब लोग बैठे थे, और ये किसानों के लिए, क्योंकि सारे इशूज को, सारे समस्याओं को लगातार इन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि मुझे जरूर जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे कुछ साथी सरकार में बैठे हुए लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जगदम्बिका पाल जी, पूरी कमेटी नहीं आई, अकेले जगदम्बिका पाल जी यहाँ चले आए। मंत्रीगण कहते रहे कि जगदम्बिका पाल जी जो आए हैं, इस कमेटी की सेंटिटी क्या है, लीगल इलीगल। अरे ये वो कमेटी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जिस दिन बनी कमेटी तो हमने पूरे चैनल में, पूरे अखबारों में दिया कि इस वक्त के अमेंडमेंट बिल पे जिसको भी अपनी राय देनी हो, वो राय हमारी पार्लियामेंट के उस पोर्टल पे भेज सकते हैं। और यकीन करिए, पहली बार कोई जेपीसी, जो श्री किरण रिजिजू जी ने या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहल किया और ये जेपीसी बनी, इसमें 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने अपनी राय दिया है। आप ये जानिए कि ये कितनी जेपीसी यहाँ कितने लोगों से बात करने के लिए तैयार। और सोचते हैं लोग, सवाल उठा रहे हैं कि हम बीजापुर क्यों चले आए। सवाल तो ये उठना चाहिए कि आखिर इस जेपीसी पे हम रायशुमारी हिंदुस्तान की कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा एक ट्रांसपेरेंट कानून बनाना चाहते हैं। हम जिस पर्पज से कोई वक्फ करता है, आज तमाम वक्फ की जमीन को कौन बेचने का काम कर रहा है, आज कहीं मुतवल्ली कर रहे हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वही कर रहे हैं। तो भविष्य में कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को लोग खुर्द बुर्द न कर सके, बेच न कर सके, इसलिए यह कानून बनाने के लिए संशोधन करने का काम किया जा रहा है। तो जब हम एक अच्छा कानून लाने जा रहे हैं, तो अब उसमें स्वाभाविक है कि जब हमने जेपीसी के लिए लोगों से राय मांगी, तो आपने सुना होगा एक जाकिर नायक है जो भगोड़ा, जो मलेशिया में बैठा हुआ है, उसने वहां से अपील किया कि अगर लोग उस पोर्टल पे डालेंगे कि हमको इस अमेंडमेंट का कानून नहीं चाहिए, तो 50 लाख लोग अगर अपनी राय भेज देंगे तो ये कानून ड्रॉप हो जाएगा। तो इससे साफ है कि अगर मलेशिया में बैठा हुआ जाकिर यहाँ लोगों को कह रहा है, तो एक ऐसा कानून आने जा रहा है जो अब इस कानून का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। आखिर क्या जल्दी पड़ी है? अगर मैं आज आया हूं तो मुझ पे सवाल करने के बजाय कि मैं क्यों आया हूं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर भारत की लोकसभा में स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने एक कमेटी का गठन किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का,
उसमें सभी पार्टी के एमपी हैं, ओवैसी साहब भी हैं, आप पार्टी के संजय सिंह भी हैं, डीएमके के राजा साहब भी हैं, यहाँ के जावेद साहब भी हैं, सैयद नसीर साहब भी हैं, बहुत से कल्याण बनर्जी साहब हैं, जस्टिस गंगोपाध्याय जी, तेजस्वी सूर्या जी, सभी पार्टी के 31 सदस्य हैं। तो जब आल पार्टी हम इस कानून को थ्रेडबेयर डिस्कस कर रहे हैं, रोज हमारी चर्चा हो रही है, तो जब ये कानून सब पार्टी के एमपीज के राय के बाद रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद कानून बनेगा, तो इस कर्नाटका में क्या जल्दी पड़ी है और ऐसा कौन हो रहा है, कौन उसका जिम्मेदार है और ये किसकी जिम्मेदारी है कि जब ये कमेटी बनी करीब 2 महीने पहले, इस 2 महीने में कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है कि 38% नोटिस वक्फ का और बढ़ गया है किसानों की जमीन पे और तमाम लोगों के जमीन पे। तो इतनी बड़ी संख्या, जैसा अभी हमारे तमाम शोभा जी ने कहा, तेजस्वी जी ने कहा, और पूरे प्रदेश में एक एजिटेशन शुरू हो गया। आखिर इतनी क्या जल्दी, जब एक ट्रांसपेरेंट कानून आ रहा है तो किसी को जिले जिले में जाके अदालत लगाने का काम, और जिसको ये वक्त की प्रॉपर्टी, हम बहुत विस्तार नहीं जाना चाहते हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट, बहुत टाइम लगेगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक किसान जो मल्लिका अर्जुन है, इंडी तालुक के हैं, विजयपुरा के, उन्होंने कहा दे हैंडेड मी थिक डॉक्यूमेंट शोइंग द वक्फ हैड ए क्लेम ऑन माय लैंड, कि उनकी जमीन पे उनको एक डॉक्यूमेंट दिया गया कि आपकी जमीन, लैंड जो है आपकी जमीन वो वक्त की है। बट आई एम नॉट एन एजुकेटेड, उन्होंने कहा मैं एजुकेटेड नहीं हूं इसलिए मैं उस डॉक्यूमेंट को पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये जो जमीन है, मैं बरसों से फार्मिंग करता हूं, वो हमारी है। अगर हमें एक दस्तावेज खाली पकड़ा दिया जाएगा कि अब आपकी ये जमीन नहीं, वक्त की जमीन है, तो आखिर एक मल्लिकार्जुन किसान जैसे हजारों किसानों के सामने ये जो सवाल खड़ा हो गया है, इसका कौन जिम्मेदार है कर्नाटक में, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा कि आखिर इस तरीके से क्यों घटनाएं हो रही, या जिस तरीके से हो रहा है कि बी दैट as it may, it is also reported that the Karnataka Waqf Minister Shri V.J. Jamir Ahmed Khan has been setting a target to revenue authority during his meetings with the Tehsildar, Assistant Commissioner, Deputy Commissioner to register the identified waqf properties expeditiously. Even on November 7 नवंबर को एक विलेज है बागलकोट में, जिस एक गांव के उस बागलकोट में एक विलेज में 16,000 लोग जो बरसों से रह रहे थे उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। इसलिए जगदम्बिका पाल चल के आए कि हमको अगर जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की मिली है तो ये नहीं कि जो बरसों से कोई अपने मकान में रह रहा है, बरसों से किसान 1920 से 1930 से लगातार खेती कर रहे हैं और उसके बाद उसको हो जाए। Farmers were issued notices by the work board seeking eviction of their lands, though they have been cultivating it for over a century. 1920-1930 से जिन जमीनों पे कर्नाटक के किसान खेती कर रहे हैं, उनको आज इस दौरान क्यों नोटिस वक्फ बोर्ड का दिया जा रहा है जब तक कानून न पास हो जाए। इसलिए हम चल के आए हैं, तेजस्वी जी चल के आए हैं, हम ये मिलने आए हैं, हम इसको अपने रिपोर्ट का पार्ट बनाएंगे। तो इसलिए केवल नोटिस नहीं दिया जा रहा, उनको नोटिस के साथ साथ फार्मर्स क्लेम दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग सम नोटिसेज चेंजेज हैव बीन मेड इन द आरटीसी। चेंजेज हैव मेड इन द आरटीसी। आरटीसी मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, टेनेंसी एंड क्रॉप्स, जो इस प्रदेश का कानून है आरटीसी, उस आरटीसी में भी चेंजेज हो रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती स्टेट की कि जब तक असरटेन ना हो जाए ये जमीन किसकी है, ये लैंड किसकी है, तब तक 1920 से अगर कोई किसान खेती कर रहा, स्वामी जी कोई 1930 से कर रहा है, अचानक इस 2 महीने के अंदर उस
आरटीसी में चेंज हो जाए। अभी सरकार का बयान आ गया है कि वक्त में अब जिनको नोटिसेस सर्व हुई हैं उनका इविक्शन नहीं किया जाएगा। तो केवल आपने स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन अ डायरेक्शन टू द रेवेन्यू ऑफिशियल्स कि नॉट टू इविक्ट द फार्मर्स। अरे आपकी जिम्मेदारी इतनी नहीं है, लगता है क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्या कारण है कि केवल इस दौरान आप उस कार्रवाई को इतना रोक रहे हैं कि उनको इविक्ट न किया जाए? इसका मतलब है अगर आपकी नियत साफ है तो आप कहिए उस नोटिसेज को वापस लिया जाएगा, और अगर कोई रिकॉर्ड में चेंजेज हुआ है तो उस रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाएगा, यह भी कहना चाहिए। तभी किसानों को या किसी को भी जिनकी जमीन है उनके साथ न्याय मिल सकता है। आप सोचिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या रोल है? वो कोई प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करता है। किसी देश में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है वो जो देश के नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वो नेशनल मॉन्यूमेंट्स के जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। देश और दुनिया से आए हुए टूरिस्ट लोग वहां जाते हैं और देखते हैं। आज कर्नाटका वक्फ बोर्ड हैज लेड क्लेम टू एटलीस्ट 53 हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स अक्रॉस द स्टेट इंक्लूडिंग द आइकॉनिक गोल गुंबज, इब्राहिम राजा, बारा कामकान इन बीजापुर, and as well as forts in Bidar and Kalburgi, and the Bidar fort has been a protected monument. ये ASI का protected monument है, in custody of the ASI for over 70 years. 70 साल से भारत सरकार का, कांग्रेस की भी सरकार थी उस समय से, 70 साल से अगर बीदर का फोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है तो आज वो कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी? तो आज ये कानून हम इसीलिए बना रहे हैं। 2 villages in Bidar तालुक have also been claimed by the वक्फ बोर्ड ऑफ कर्नाटक। तो क्या इस देश में, जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि भाई अगर हम इस कानून में ला रहे हैं, जैसे किसी भी सिविल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में, किसी राइट में, टाइटल डीड में आप अपील में हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एक डिस्कशन ये भी कि ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला न हो, उसकी अपील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। हम ये डिस्कस कर रहे हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड कीपिंग का कलेक्टर अथॉरिटी होता है। कलेक्टर सब जगह, यहाँ का भी कलेक्टर, चाहे कर्नाटक में किसी की सरकार हो, किसी राज्य में किसी की सरकार हो, केंद्र में किसी की सरकार हो, लेकिन लैंड रेवेन्यू को रिकॉर्ड कीपिंग करने का काम कलेक्टर करता है, SDM करता है, DC करता है, और तहसीलदार, लेखपाल सभी करते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कशन हो रही हैं। तो फिर इस तरीके से कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्लेम दैट दिस वाज डन विदाउट हिज कंसल्टेशन और अप्रूवल। अगर ASI के किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को अगर वो करती है तो उससे कंसल्टेशन करेगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेगी। उन्होंने खुद कहा कि कोई वक्फ बोर्ड है ऑल्सो स्टेट क्लेम्स ऑन एडिशनल जोड़ रहे हैं ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग 6 इन द हम्पी सर्किल, 4 इन द बेंगलुरु सर्किल एंड द मस्जिद अला ये श्रृंगापटना में है। तो इस तरीके से इतनी चीजें हैं कि मैं कहां तक आपसे कहूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज पहली बार अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ बनी है तो जहां हम रोज अपनी स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। मैं यहां आने के बाद मैं देख रहा हूं दूर दूर तक लोग खड़े हैं, तो जो लोग भी प्रभावित हैं। अभी शोभा जी ने कहा कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट से लोग काफी डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, दूर दूर बैठे, दे नहीं पाएंगे। तो शोभा जी, मैं विश्वास दिलाता हूं, हम हैं तेजस्वी सूर्या जी, कि ये सही है कि यहाँ तमाम डिस्ट्रिक्ट से फार्मर्स होंगे या ऐसे गरीब लोग होंगे कि जो उनकी प्रॉपर्टी वक्फ को हो रही है या कोई और डिस्प्यूट हो या आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए हो। हमारे सांसद जी हैं, हमारे MLA साहब हैं। तो आज तो हम आपकी इस पीड़ा को समझ गए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि आपको और डिटेल डेलिब्रेशंस के लिए आपकी सुनवाई हम कर सकें। आज तो हम एक एक डेलीगेशन से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा सांसद जी या हमारे इतनाल जी हैं, शोभा जी हैं, सूर्या जी, आप इनका एक डेलीगेशन बना देंगे, एक या दो, मैं इनको दिल्ली निश्चित तौर से अपने जेपीसी के सामने बुलाऊंगा, जिससे वो अपनी बातों को, जिसको आज इन्होंने चाहे हैंडओवर किया है मेमोरेंडम की शक्ल में, चाहे महेश जी के जिले में, इनके तालुका में काफी हैंडओवर किया गया है, उनको पूरी जेपीसी सुन सके। आज तो जगदम्बिका पाल चेयरमैन सुन रहे हैं, लेकिन उस सच्चाई को, उस हकीकत को न केवल जगदम्बिका पाल, देश के सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो 31 एमपी हैं, उन 31 एमपी के सामने आप अपनी उस सच्चाई का बयान कर सकते हैं, जिससे कि हम जब रिपोर्ट बनाएं तो उनको करें। शोभा जी, आपने कहा हम डीसी से मिलने वाले हैं, हम आपसे मिलने आए हैं, हम फार्मर से मिलने आए हैं और इन फार्मर की सुनवाई करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो ये कैसे चेंजेज हो रहे हैं रिकॉर्ड्स में, उसके लिए हम यहाँ नहीं मिलेंगे, हम अपनी जेपीसी में डीसी को भी यहाँ बुलवाने का काम करेंगे। ये भी मैं अपने किसानों से कहना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि अब चाहे हमारे जो भी धरने पे बैठे हैं, लेकिन मैं शोभा जी से खासतौर से दरखास्त करूंगा, इतना जी से, कि अगर हम यहाँ मिलने आ गए, आपके डेलीगेशन से दिल्ली में पूरी जेपीसी से मिलवाने को तैयार हो गए, आपके प्रशासनिक अधिकारी को जरूरत पड़ेगी उनको भी वहां पे बुलाएंगे, रेवेन्यू सेक्रेटरी हो, कर्नाटका के डीसी हो या और जिनको भी, वहां पे उनसे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कल लखनऊ था और आज केवल यहाँ चल के आया हूँ, क्योंकि कल मुझे वहीं से गुवाहाटी जाना था, तो अब आने के बाद मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी प्रेयर करूंगा कि अब कम से कम आप धरना कॉल ऑफ कर दें। जब आपकी बात जेपीसी के सामने सुनी जाएगी तो जो आपकी एक तरह से मांग थी, आपका दर्द रहा होगा, उस दर्द को हमने सुना और हम तो खास तौर से धन्यवाद देंगे तेजस्वी सूर्या जी को। मैं बहुत मना कर रहा था, he was constantly insisting me that please you have to come. हमने कहा I have already visited along with my committee member to Bengaluru. I think so you are member of this committee and you are representing Bengaluru city also, you represent Karnataka state also. Whatever the problem is facing by districts and farmers of the different Bijapur, yeah, other districts also. So now you can bring to the notice of whole GPC. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, you have to come. और आप यकीन करिए कि आज हमारे यहाँ छठ का पर्व होता है, पता नहीं आप लोग इधर नहीं होता है। साल के 36 घंटे हमारी लेडीज, मतलब they kept it fast without taking a drop of water, without meal, without anything. And today that is auspicious day. At the time of the sunset, ladies they used to offer the water in the river to the sun. And tomorrow again they will go to the river, they will be standing there for more than 5 hours, 6 hours, 7 hours, and then again they will offer water to the sun. Throughout my life, every day, every year I was there. For the first time I am here. So you can understand कि my so busy schedule, कि मेरा कितना वक्त आज था कि मेरे पूरे उत्तर भारत में एक छठ का त्योहार होता है, जिसमें सूर्य को जल देती है। 36 घंटे हर लेडी व्रत रखती है, और आज वो दिन है शाम को सूर्य के समय अर्घ देने का, कल सुबह का। लेकिन तेजस्वी जी ने, शोभा जी ने कहा आपको आना ही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने बेटे को भेजा, अपनी बेटी को भेजा अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, और मैंने कहा मैं स्वयं चलूंगा, क्योंकि जहां सवाल किसानों का है या इतनी बड़ी संख्या में फार्मर्स का है, उनके संगठन के लोग मिले, अभी भारतीय किसान संघ कर्नाटका के इन लोगों ने कहा, मैं तो बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग हमारे सरकार में बैठे हैं जो वो एक कह सकते हैं कि साहब ये तो आए थे, शोभा जी ने बुला लिया, तेजस्वी जी ने बुला लिया, महेश जी ने, रमेश जी ने बुला लिया, हमारे सभी इसलिए आ गए। तो ठीक है रमेश जी,
शोभा जी हमारे साथ सांसद हैं, लेकिन इन्होंने भी बुलाया है तो केवल कर्नाटका के किसानों के लिए बुलाया है जो तमाम लगातार जुटे हैं। और इसलिए हमारे हाथ में है भारतीय किसान संघ कर्नाटका प्रदेश, भीमसेन कोकरे जी का है। अब कितनी इनकी पीड़ा है, मैं इसको पूरा पढ़ना नहीं चाहता। उन्होंने पूरा दिया भी है कि हम लोगों के टू रिमूव रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्ली ओनरशिप ऑफ वर्क बोर्ड फ्रॉम द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ फार्मर्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ इनाम लैंड्स अप्रूव्ड अंडर द टेनेंसी एक्ट। मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये दर्द उनका नहीं है, केवल भीमसेन जी का नहीं है। ये भीमसेन जी हजारों किसानों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं कि जो लैंड रिकॉर्ड हमारे नाम था, हमारे पूर्वजों के नाम, हमारे एंसेस्ट्रल के नाम था, उसको चेंज किया जा रहा है और उसको उस पर वक्फ दर्ज किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हर हाल में इस चीज़ों को रोकना चाहिए सरकार को। खाली बयान देने से उनको इविक्ट नहीं किया जाएगा, रिकॉर्ड को भी दुरुस्त करने का काम करना चाहिए। नहीं पूरे प्रदेश के जिस तरीके से किसान एजुकेटेड हैं नीचे, और कम से कम ये संत लोग बैठे। जब आप वक्त बाय यूजर्स की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस वक्त में वक्त बाय यूजर्स की चर्चा हो रही, तो जहाँ मास्क है, ग्रेवयार्ड है, इमाम बाड़ा है, खानका है, उसकी नहीं भी डीड है तो उसकी अगर मान्यता है कि वहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स आपकी होती तो आपका रहेगा, तो कम से कम जो आज टेम्पल्स है, मठ है, जिसकी प्रतिनिधित्व हमारे स्वामी जी लोग कर रहे हैं, कि इस टेम्पल के मठ को इसके भी वक्त के जुरिस्डिक्शन में लाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। और उसी के नाते शायद किसानों के साथ इतनी बड़ी संख्या में हमारे ये संत लोग आए हैं। तो ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी, और ये सारी बातें मुझे भी सुबह से है, और मैं कहाँ तक आपके लिए कहूँ, लेकिन ये आप इस बात का भरोसा रखिए कि हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वर्क पे पूरे डिटेल डिस्कशंस कर रहे हैं। हम डिस्कशन कर रहे हैं और इसके लिए पूरी कंट्री का भी टूर कर रहे हैं। हमारे इस कर्नाटका में भी आज हम सुबह से आए हैं, आपके भी बीजापुर में आए हैं, और जहाँ केवल बीजापुर के नहीं आसपास के डिस्ट्रिक्ट के भी लोग हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने मेमोरेंडम आपने दिए हैं, जितना आपने हमको डॉक्यूमेंट दिया है, मैं सब बैग में लेके जा रहा हूँ। काफ़ी किसानों के एक पूरी मेहनत से किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके मेमोरेंडम्स हैं, इस पे जेपीसी विचार करेगी और इसके जो कंटेंट्स हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट भी करेंगे अपनी रिपोर्ट में, ये हम वायदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೂರದ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮಾರ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅಕ್ಕ ಅವರು